हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो हमें पता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 4 तरह के स्टेज होते हैं, जिनमें से एक स्टेज होता है फॉरबिडन स्टेज। अब ये फॉरबिडन स्टेज क्या है, इसे हम प्रैक्टिकली करके समझेंगे, क्योंकि जब तक आप फॉरबिडन स्टेज को प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्हीं पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, उसे क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमें प्रैक्टिकल करने में हेल्प करने वाली है। अब ये क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप को बात करें तो इसे सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्लॉक पल्स में ही काम करता है, इसके बगैर ये ट्रिगर नहीं होता। ये क्लॉक पल्स पे ही काम करेगा। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्लॉक में तो बस 2 तरह के पल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लॉक में हमारे पास 2 पल्स हैं, पॉजिटिव पल्स एंड नेगेटिव पल्स। अब इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिए। इसके लिए मैं आपको इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं। हमने क्लॉक पल्स को पढ़ा था, वो किस तरह था, इस तरह से। इसी को आप क्लॉक पल्स कहते हैं। और आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप हमेशा एज ट्रिगर पे काम करता है। अगर इस बेसिक इंफॉर्मेशन को नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेचेज और फ्लिप फ्लॉप के बीच डिफरेंस को बताया है, तो वहां से आप इन पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये एज ट्रिगर पे काम करता है और जो लेचेज होता है वो लेवल ट्रिगर पे काम करता है। तो यहाँ बात करें तो ये भी तो एज, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, बाकी ऊपर नीचे को लेवल कहते हैं। जब ये एज ऊपर जाता है इसे राइजिंग एज या फिर पॉजिटिव एज बोलते हैं। जब ये नीचे आता है तो इसे नेगेटिव पल्स या फिर फॉलिंग एज बोलते हैं। तो जब कोई भी क्लॉक राइजिंग एज पे काम करता है तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एसआर फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया। यानी कि जब वो यहां से स्टार्ट होगा, इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम भी देख लीजिए। अगर मैं पॉजिटिव क्लॉक का बनाता हूं, ये क्यू और ये क्यू बार, आपने यहां से कुछ इनपुट लिया और यहां पे हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, क्लियर। तो इसे सिंबल को बोला जाता है पॉजिटिव एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो कि राइजिंग एज पे काम करेगा। यहां जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर यहां से जाएगा, इस पे वो ट्रिगर स्टार्ट काम करना चालू। एज इट इज, अगर जब हमने एज पे काम करना है तो फॉलिंग एज पे हम इसे काम कराते हैं, तो इसे नेगेटिव एसआर फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। वो इस तरह से। दोनों में बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास क्यू बार। अब जब यहाँ पे हम सिंबल का यूज करते हैं, बस एरो के आगे हम एक सर्कल लगा देते हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारे पास नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का काम कर रहा है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट करता है कि सर इसका यूज क्यों करते हैं। तो यूज को समझने के लिए हम इसके बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो इनपुट लेता है, ये 2 तरह, यानी कि जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप भी सिक्वेंशियल सर्किट है, उसमें 2 तरह के इनपुट होते हैं हमारे पास, एक प्रेजेंट और एक पास्ट आउटपुट का। ये कुछ है। तो इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन या फिर इसके सिंक्रोनाइजेशन के बीच रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया जाए, वो क्लॉक पल्स बताता है। यानी इनपुट को सिंक्रोनाइज और कंट्रोल करने का काम क्लॉक पल्स करता है। तो इसे आप सिंपली लिख सकते हैं, यूज इसका सिंक्रोनाइजेशन एंड टू कंट्रोल द इनपुट्स, यानी कि जो हम इनपुट डालते हैं उनके बीच सिंक्रोनाइजेशन रिलेशन दिखाना और उसको कंट्रोल करने का काम हम क्लॉक पल्स से करते हैं। ये तो इसका मैंने आपको बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता दिए जो हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए जरूरी है। लेकिन अब हम इसका देखेंगे सर्किट डायग्राम वो किस तरह से बनता है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसका सर्किट डायग्राम ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप, मैंने आपको लैचेज और फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था कि फ्लिप फ्लॉप जब भी हम बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप के लिए एक लैचेज प्लस लॉजिक गेट्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब इस लैचेज को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप नॉर गेट का इस्तेमाल कीजिए या फिर नैंड का। और लॉजिक गेट्स में आप कोई भी ले सकते हैं, एंड और नॉट, जो भी मर्जी वो ले सकते हैं। तो बस इन्हीं लैचेज के बेस्ड पे फ्लिप फ्लॉप के सर्किट डायग्राम को 2 पॉइंट्स में बांटा गया है। पहला नॉर बेस्ड लैचेज के बेस्ड पे, दूसरा नैंड लैचेज के बेस्ड पे। वो क्या है देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास 2 तरह का सर्किट डायग्राम होगा, एक नॉर पे बेस्ड और दूसरा हमारे पास नैंड गेट के लैचेज पे बेस्ड। क्लियर है, जरा ध्यान से देखना। नॉर पे मैं बनाऊं तो इसके लिए मैं लैचेज का जो इस्तेमाल करूंगा, ये देख लीजिए, एक लैचेज ले लेता हूं, यहाँ पे हम नॉर गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ये देखो, ये हमारे पास क्यू और क्यू बार। और इसके लिए अब जो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, लैचेज के लिए हम नॉर का और गेट के लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और आपको पता है लैचेज में आप एक के इनपुट को दूसरे के लिए आउटपुट बनाते हैं, ये इसका और ये इसका, समझ आ गया। और यहां से आपके पास दो इनपुट है एस आर, और यहां से हमने एक क्लॉक डाला। ठीक है, ये लो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्लॉक में अगर हम 1 लेते हैं तो ये ऑन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ट्रिगर्ड है। ठीक है, प्रोसेस में अगर आपने 0 लिया तो यानी कि ये ऑफ है, फाइनली कोई ऑपरेशन इससे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने नॉर बेस्ड, यानी नॉर, ये आपका लैचेज का डायग्राम और ये उसके साथ एंड का, इसी दोनों को ऐड करके हम फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम को बनाते हैं। यानी नॉर कहने का मतलब हम लैचेज को नॉर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अगर मैं नैंड की बात करूं तो नैंड के लिए आप इस तरह के डायग्राम बनाएंगे, यानी लैचेज के लिए आप नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे, क्यू बार। अब देखना, और लॉजिक गेट्स में भी हम नैंड गेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए, हमारे पास ये हो गया एस आर और इसमें लगा दिया हमने क्लॉक। क्लियर है? ये हमारे पास नैंड गेट पे बेस्ड बन गया लॉजिक सर्किट डायग्राम एस आर फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन अब हम किसी बुक में इस डायग्राम को दिखाया जाता है, कभी इसमें दिखाया जाता है। आप दोनों में से किसी का भी यूज करके आंसर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, आप चाहो तो इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। देखिएगा, पहले हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखो, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास दो तरह का गेट है, एक नॉर गेट और एक एंड गेट। तो इन दोनों का बेसिक फंक्शन क्या है उसे जानना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सीरीज में ही शुरुआत में नैंड गेट, नॉर गेट, सारे तरह के लॉजिक गेट से रिगार्डिंग फंक्शन को डिटेल में बता रखा है, आप वहां से एक बार इसे देख लीजिए। पहले मैं एंड गेट के फंक्शन की बात करूं तो आपको क्या पता है कि एंड गेट में आप 0 0 लेते हैं तो आउटपुट 0 होता है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 0 फिर 1 1 पे हमारा आउटपुट 1 होता है। ये एंड गेट का फंक्शन कहता है हमारे पास। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, एंड का यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास दो इनपुट है एक्स वाई, और यहाँ हमारे पास आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ है। तो इस केस में सारे 0 होते हैं और ये आउटपुट हाई कब देता है, जब सारे इनपुट हाई होता है। ये हमारा एंड का है। एज इट इज नॉर का देख लो, क्योंकि ये अभी यूज होने वाला है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा। और के कंप्लीमेंट को आप जब ले लेते हैं ना, उसी को आप नॉर बोलते हैं। ये कुछ है, ये देखना, ये एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, पहले और का बना लो, 0 1 1 और 1, ये कुछ होता है। इसका कंप्लीमेंट ले लीजिए, नॉर बन जाएगा, ये 1 0 0 0। इतना फंक्शन पता है। अब आइए, अब इसके डायग्राम को बनाते हैं, ट्रूथ टेबल डायग्राम को। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट है, आर है, एस है, क्यू टी है और क्यू टी प्लस 1। बस इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ये टी और टी प्लस 1 क्या होता है। और इसी के बाद हम चारों स्टेज को 1 बाय 1 डिफाइन कर लेंगे। जरा ध्यान से देखना, जब भी मैं आपके पास किसी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, ये तभी वर्क करता है जब दोनों आउटपुट में से, ध्यान से सुनना, जब दोनों आउटपुट में से किसी एक आउटपुट का कुछ ना कुछ स्टेट हो। यानी या तो आप इसको 0 मान के स्टेट मान के चलिए इनिशियली, या फिर इसको आप मान के चलिए 0 0 में से किसी एक को, किसी एक टाइम, जैसे एक टाइम टी पर दोनों में से किसी एक का स्टेज। देखना, आपको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ता है, कुछ यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। समझ में? अब इसी अगर टी टाइम पर, यानी कोई एक समय टी पर अगर मैं पहले का स्टेज कुछ मान के चलता हूं, तो इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट टाइम होगा टी प्लस 1 टाइम पे आउटपुट क्या होगा, वही आउटपुट इस ट्रूथ टेबल में शो किया जाता है। बात समझना, इसी चीज को देखना जरा, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, और इसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेज। क्योंकि हमें यही तो देखना है कि अगर प्रेजेंट स्टेट में हम कुछ स्टेट लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू बार में क्या चेंजिंग होता है और इसका नेक्स्ट आउटपुट में क्या चेंजिंग होता है, इसी को जानना हमारा पहला काम है। समझ में? और एक चीज और कि अगर आप मैं इसको 0 लेता हूं पहले स्टेट में, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, इसको हम फिलहाल नील रखेंगे, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो नेक्स्ट स्टेट में पता करेंगे, यानी नेक्स्ट टाइम पर इसकी वैल्यू में क्या चेंज हुआ है और उसके बाद इसकी वैल्यू में क्या चेंज हुआ है, और उसी को नोट डाउन करके इस टेबल में हम फिल करने वाले हैं।
समझ में आ गया? तो उसी पॉइंट को ध्यान से देखना और यही हमारा काम करके बताएगा। अब आइए, अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि पहले यहाँ पे हम कुछ इनपुट लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो हमें पता है कि इनमें से कोई एक कंडीशन लेना है, लेकिन पहले हम इनपुट लेके देखते हैं कि इसका इनपुट में क्या इफेक्ट होता है। मैं मान के चलता हूँ कि पहली बार में इनपुट दोनों के लिए 0 0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले स्टेज में इसको भी 0 लिया, एक मिनट, ये ले लो कि मैंने पहले स्टेज में दोनों की वैल्यू को 0 लिया, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब इसे आगे फॉलो कीजिए, 1 और 0, 1 0 क्या वैल्यू देता है, ये आपको यहाँ पे 0, ये भी आपके पास 0, क्लियर है। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, इसके स्टेट को लेना, क्योंकि हमने इनपुट ले लिया, अब हमें इन दोनों में से किसी एक का स्टेट डिसाइड करना है। अगर मैं इसके स्टेज को 0 लेता हूँ, यानी कि हमने यहाँ पे स्टेज 0 ले लिया, तो इस कंडीशन को हम नील मानेंगे, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक स्टेट में आप वैल्यू ले सकते हैं। अब इस 0 पे इसके सेकंड टाइम में क्या वैल्यू आने वाला है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पे क्या वैल्यू आने वाला है, उसी को चेक करेंगे हम। इस ट्रू टेबल में उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आइए, अब हम चेक करते हैं। जब हमने इसे 0 लिया तो आपको पता है 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ से आया, चलना चालू किया और यहाँ पहुंच गया। तो 0 और 0 में नॉर गेट देखिए क्या देता है, 1। तो यहाँ का आउटपुट हमारे पास क्या हुआ, 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया 1, क्योंकि आपको पता है 0 और 0 पे 1 होगा, यानी फर्स्ट टाइम पे जब हमने t = 0 रखा था q का आउटपुट, तो नेक्स्ट टाइम में q बार का आउटपुट हमारे पास 1 आ गया, और इस 1 को इसके लिए हम इनपुट बना देंगे। जैसे 0 1 देखा तो 0 1 का आउटपुट वापस क्या आएगा, ये देखना, यहाँ से कट के ये वापस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब एक टाइम पे मैंने आउटपुट q का स्टेज को 0 रखा तो नेक्स्ट टाइम में इसका भी आउटपुट 0 ही आया, यानी इसी 0 को आप यहाँ लिख दीजिए, क्लियर है। और q बार का वैल्यू फर्स्ट q की वैल्यू को 0 लेने पर इसका नेक्स्ट टाइम पे q बार का वैल्यू 1 आया। और इस डायग्राम को यहाँ पे लिख दीजिए जरा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। फॉरमिडियन स्टेज को यहीं से समझ में आएगा। ये देखो, यानी ये हमारे पास QT था और ये QT+1 में हमने डायग्राम देखा, ये वाला 0 लिया था। तो प्रेजेंट स्टेट में अगर Q की वैल्यू को 0 लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में इसके वैल्यू 0 और ये 1 हो जाता है। इसे हम स्टोर करके रख लेंगे। स्टोर इसलिए कर रहे हैं कि इसका यूज हम फॉरबिडन में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब आइए, अब आप बोलेंगे सर कि आपने कहा था कि इन दोनों में से किसी एक के स्टेज को हमें डिफाइन करना होता है, तो यहाँ पे मैंने 0 से डिफाइन किया, क्या 1 नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। कहने का मतलब क्या है वो देखना, कि मतलब सेम इनपुट के लिए, क्योंकि स्टेज लेने के लिए तो आप फ्री हैं, या तो आप इसे 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, कुछ तो ले सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। चलो, इस केस में हमने स्टेज को 1 माना और ये दोनों वैल्यू को हटा दीजिए। वापस आपकी वैल्यू को हमने यहाँ 1 किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए, ये दोनों वैल्यू तो सेम रहने वाला, इसमें चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ से 1 डाला, ये हमारे पास 1 था, 1 आया यहाँ, वो तो 1 और 0, यहाँ पर आउटपुट क्या होगा हमारा 0। यानी टी टाइम पे अगर Q आउटपुट को स्टेज में 1 रखते हैं तो Q बार का स्टेज हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसे तो हमें नहीं रखना है। अब इसको इसके लिए इनपुट बनाए तो 0 और 0 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, क्योंकि 0 0 नॉट गेट 1 देता है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखना कि 0 0 डाला, अगर स्टेज 1 है तो नेक्स्ट स्टेज भी हमारे पास 1 हो जा रहा है। तो अब देखिएगा, अगर मैं इस दोनों स्टेज को कंबाइन करूं तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। वो क्या है कि अगर हम टी टाइम पे Q स्टेज को 0 रखते हैं तो नेक्स्ट स्टेज भी 0 आता है, टी टाइम पे Q के स्टेज को 1 रखते हैं तो नेक्स्ट स्टेज भी 1 आता है। तो इससे क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो है प्रेजेंट स्टेज के बराबर होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी इसको बोला जाता है नो चेंज स्टेट। बात समझ में? कैसे चेंज होगा, आपने स्टेट को 0 रखा, नेक्स्ट स्टेज भी 0, पहले स्टेज को 1 रखा, नेक्स्ट स्टेज को भी 1 ही निकल पा रहा है सेकंड स्टेज में भी। तो इस कंडीशन में इसे नो चेंज स्टेज बोला जाता है। ये हमने देख लिया। अब आइए, ये तो हमने एक इनपुट के लिए देखा था, अब हम इसके इनपुट को बदल देते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट इनपुट की बात करें, इसको हटाइए, फिर यहाँ से मैंने इसके इनपुट को 0 1 से मान लिया और एक कंडीशन मान लिया कि अभी आपको पता है कि इनपुट हमने डाल दिया 0 1। जैसे मैंने इनपुट यहाँ पे डाला 0 1, देखो यहाँ 0 और 1 ये कुछ है, तो आप आगे बढ़िए, 0 1 से ये आएगा 0 और 1 1 से ये आएगा 1। अब हमें पता है कि इन दोनों में से फिर से किसी एक के स्टेज को मेंशन करना कंपलसरी है, चाहे इसको करो या इसको करो। अगर इसको भी करते हैं, इसके लिए भी दो कंडीशन 0 या 1 कर दे सकते हैं, इसमें भी 0 1 दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ऊपर वाले कंडीशन को 0 से
इंडिकेट किया है तो इसको हम नील मानेंगे। दोनों को एक साथ स्टेज नहीं दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यानी पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसे 0, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम इसके आउटपुट को देखेंगे और इसके नेक्स्ट आउटपुट को देखेंगे क्या होता है। हमने इसे 0 कंसिडर किया, कोई बात नहीं। यहाँ से गया 0, तो 0 1 से हमारा आउटपुट क्या आएगा 0। तो यहाँ हमें पता चल गया कि अगर पहले स्टेज में मैंने 0 डाला तो नेक्स्ट स्टेज में क्यू बार का आउटपुट 0 आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 गया वहाँ, तो 0 और 0 से आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में ये 1। तो यहाँ का आउटपुट क्या बन के तैयार हो गया 1। तो पता चला कि यहाँ से हमारे पास आउटपुट 1 हो जाएगा। अब इस डेटा को फिर से आप यहाँ पे स्टोर करके रख लीजिए। ये लो, ये इसलिए स्टोर कर रहा हूँ कि अभी फॉरबिडन स्टेट के लिए ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ये देखना, जब मैंने 0 लिया टी टाइम पर तो ये नील लिया, तो इसके वैल्यू हमारे पास 1 और 0 में कन्वर्ट हो गया, इसे हमने स्टोर कर लिया। अब चाहो तो अब आप बोलेंगे सर अगर स्टेज 1 लेता तो क्या होता, तो करके देख लेते। ये देखिए, हटाओ इसकी वैल्यू को। पहले स्टेज में मैंने 0 लिया था, सेकंड स्टेज में अपने 1 ले लिया, तो कन्वर्ट करके देखिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ मैंने डाला 1, तो 1 से नॉर गेट क्या देता है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। तो यानी जब हमने इसे 1 माना, स्टेज को 1 लिया, तो हमारे पास क्यू बार का स्टेज 0 आया। फिर इस 0 को इसके लिए इनपुट कराइए, 0 और 0 में क्या कन्वर्ट होगा वापिस, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 में। यानी कि जब 0 1 इनपुट लिया, स्टेज हमारे पास 1 था, तो इससे भी आउटपुट हमारे पास 1 ही आया। तो अब जरा ध्यान से देखना, कंप्लीट हो गया, क्योंकि 0 1 के लिए ये 2 स्टेज ही लागू कर सकते हैं आप। अब इसको हम कंपेयर करें तो जरा ध्यान से देखना। इस केस में देखिएगा, यहाँ इस वाले स्टेज को बोला जाता है सेट स्टेज। क्लियर हो गया कि अगर आपने 0 स्टेट लिया तो 1, या फिर 1 लिया तो इसके भी 1, यानी कोई भी आप स्टेट लेते हैं, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू हमेशा 1 1 ही आता है, इसको आप सेट स्टेज बोलते हैं। अब इसके वैल्यू को चेंज कीजिए, जरा इनपुट को बदल डालिए। ये लो, अब मैं नेक्स्ट इनपुट की बात कर लेता हूँ 1 0 का, 1 0 1 0, और इसके भी दोनों स्टेज को भी चेक कर लेंगे कि इससे क्या वैल्यू आने वाला है। आप यहाँ 0 डालो, यहाँ 1 डालो, इसके स्टेज को चेक करो जरा। ये इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये देखो, अब यहाँ की वैल्यू लिया 1 और यहाँ लिया हमने 0। तो आगे बढ़ते हैं, 1 1 से ये आउटपुट हमेशा 1 देगा, 1 0 से ये आउटपुट 0 देगा। क्लियर हुआ, आगे चलो। अब इन दोनों स्टेज में से किसी एक स्टेज को मैं 0 मान लेता हूँ, आपकी मर्जी, 1 मानो 0 मानो जो मान लो। अब इसी के कॉरस्पॉन्ड इसे हम उस समय नील मानेंगे, जब टी टाइम पे इसका स्टेज मानेंगे तो ये नील होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकालेंगे, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकालेंगे। हम 0 से मान के चलते हैं, एक ही देख लेंगे। 0 गया, यहाँ से 0 आया, तो 0 0 आपको क्या कन्वर्ट देगा 1, यानी कि जब टी टाइम पे क्यू आउटपुट को 0 माना तो क्यू बार हमारे पास 1 आउटपुट देता, हमने यहाँ लिख दिया। फिर 1 और 1 ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा, 1 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस 0 में। ये कुछ हो गया, हाँ, तो यहाँ हमने लिख दिया इसे 0। क्लियर हुआ, अब आइए 0 और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया 0 में। अब समझ में आ गया कि कैसे हमने चीजों को बदला। तो अब इस डायग्राम को यहाँ पे स्टोर कर दीजिए, ये हो गया 0। तो ये देखो क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 पे ये है हमारे पास 0 0 0 1। क्लियर है, ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। क्लियर, एडिटिंग आप एक कर दिएगा तो ये भी हमारे पास 0 ही आएगा, ये आप चेक कर लो। यानी अगर आपने यहाँ पे 1 मान के भी किया तो हमारे पास यही आंसर आने वाला। तो इस केस में आप जो इस स्टेज को बोलते हैं इसे बोला जाता है रीसेट स्टेज। बात समझ में आया? अब देखना, लास्ट हम चेक कर लेते हैं 1 और 1 के लिए। देखो यहाँ पे इसके लिए भी इनपुट 1 डालिए, इसके लिए भी इनपुट 1, और इसके दोनों स्टेज को चेक करो कि इसके दोनों स्टेज पे क्या वैल्यू आता है। पहले आप 0 के लिए कीजिए, फिर 1 के लिए कीजिए, करके देखते हैं। देखो ये डाला हमने 1, इसके भी वैल्यू को डाला 1। अब यहाँ पे पहले स्टेज तो हम आगे बढ़े तो 1 1 से हमारे पास 1 आएगा, और वहाँ यहाँ से भी 1 1 से 1 आएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों में से किसी एक का तो स्टेज हमें कंसिडर करना है। हम किसी एक का कर लेते हैं, जैसे कि 0 कर लिया। तो 0 किया तो यानी कि अब हम इस 0 को कंसिडर करके क्यू बार के स्टेज को निकालेंगे और इसका नेक्स्ट स्टेज को निकालेंगे, और नेक्स्ट स्टेज को ही यहाँ पे फिल किया जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये स्टेज को मैंने 0 माना तो यहाँ से 0 और 1, तो आउटपुट क्या आया हमारे पास 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, फिर यह 0 को अपने यहाँ पे इसके लिए इनपुट बनाया 0 और 1, वापिस ये क्या आ गया हमारे पास 0, यानी नेक्स्ट स्टेज भी इसके पास 0। और इस डेटा को फिर यहाँ से आप स्टोर कर दीजिए R1 और S1 का। ये देखना QT और QT प्लस 1, ये 0 0 और 0,
ये कुछ है, यानी इससे हमारे पास आउटपुट फिलहाल अभी आप 0 लिखिए। फॉरबिडन क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर इसको हटाओ। अब हम 1 के लिए भी चेक करते हैं कि 1 के लिए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे 1, तो 1 डाला तो यहाँ पे 1, तो ये 1 यहाँ पे आया 1, और 1 से हमारे पास आउटपुट क्या आया 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर इस 0 के लिए इसके लिए इनपुट कराया, तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब देखना, अगर मैं इसके दोनों डायग्राम को बना दूं, चाहे Q इक्वल टू 0 के लिए या फिर Q इक्वल टू 1 के लिए, दोनों के लिए स्टेज देखो क्या कहता है, QT प्लस 1, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 1 0 0, ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना, इस केस में आउटपुट हमारे पास 0 आया। अब इस कंडीशन को देखिए, हमने ओवरऑल सारे डायग्राम को बना लिया। अब जरा इसे चेक कीजिए क्या कहता है, ये देखो। अब इसके बेसिक फॉरबिडन स्टेट कैसे हुआ उस चीज को मैं बता रहा हूँ। देखना, हमें पता है कि यहाँ पे जो आउटपुट है ये Q और Q बार है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेज में, चाहे इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में या इस वाले में, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू को आपको 0 ही आना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू को 1 ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम पहले स्टेज के डायग्राम से देखते हैं। इस केस में हम इस वाले के स्टेज को मिलाएंगे, इस आउटपुट को, नेक्स्ट लेवल के आउटपुट, ना कि फर्स्ट लेवल पे। आपको पता है ये Q है तो ये Q बार है, क्लियर है। तो इस स्टेज में देखो तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि एक का जो 0 है तो दूसरा 1 होगा, यानी कि ये वाला स्टेज बिल्कुल सही है। इस वाले में भी देखिए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को, और ये Q बार को। यहाँ पर भी ये दोनों फॉलो कर रहा है, एक 1 है तो दूसरा 0 है, तो ये भी स्टेज को फॉलो कर रहा है, आउटपुट को। लेकिन हाँ सॉरी, इस केस में अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, R1S0 के केस में तो ये Q को रिप्रेजेंट करता है, ये Q बार को, तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, यानी ये भी स्टेज सही है, ये भी स्टेज सही, ये भी सही, ये भी सही। अब आइए लेकिन फोर्थ में अकॉर्डिंग बेसिक रूल क्या कहता है कि दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि ये ट्रू है तो ये कंप्लीमेंट, ये ट्रू है तो ये वाला कंप्लीमेंट, ये कुछ होना चाहिए। तो अब जरा देखना, जैसे मैंने R1S1 डाला, ये दोनों को दोनों वैल्यू को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये भी 0, ये भी 0। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन का तो डायरेक्टली अपोजिट है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रू वैल्यू को अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो बदलना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं बदल रहा। हमने Q इक्वल टू 0 के लिए भी देखा तो वही प्रॉब्लम आ रही है, जब Q इक्वल टू 1 के लिए भी देखा तो वही प्रॉब्लम आ रही है, यानी ये दो स्टेज तो पॉसिबल है ही, यानी कि ये मीनिंगलेस है। क्योंकि हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन कहता है कि बार में एक दूसरे की वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए, 0 1 0 1 होने चाहिए। ये इसको मीनिंगलेस यानी तथ्यलेस बोलते हैं, और तथ्यलेस को स्टेज को ही यहाँ पे फॉरबिडन स्टेज माना जाता है। और इस जगह को यहाँ पे खाली जगह हमको इस तरह से डाल देते हैं। समझ में आया कि फॉरबिडन स्टेज कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे स्टेज अपने रूल को फॉलो करता है आउटपुट की, लेकिन जब मैंने इन दोनों के स्टेज की बात करी तो ये फॉलो करता ही नहीं है, चाहे Q 0 हो या Q इक्वल टू 1 स्टेज के लिए। आपको यकीन ना हो तो आप इसको 0 और 1 करके भी कर सकते हैं, ये वाला फॉलो नहीं करता। और इसी कारण SR फ्लिप फ्लॉप में ये वाला हमारे पास ड्रॉबैक रह जाता है फॉरबिडन स्टेज को। क्लियर हुआ? आई थिंक अब क्लियर हो गया आपको पूरी तरह से कि फॉरबिडन स्टेज होता क्या है। समझ में आया? अब देखना, अब इसी फॉरबिडन स्टेज को रिमूव किया गया आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप द्वारा। समझ में? अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप इस फॉरबिडन स्टेज को हटा देता है, लेकिन उसके में भी कुछ कंडीशन लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम आने वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन ये आपके पास पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक के पूरे डिटेल्स मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का बता दिया, और जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मोर एंड लेस इतने ही कॉन्सेप्ट में बनाए जाते हैं। बस इन पॉइंट को ध्यान रखिए और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ। थैंक यू।